नमस्कार दोस्तों, हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत वेलकम। आज मैं और डॉक्टर श्वेता हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। आई एम डॉक्टर सचिन गुप्ता और मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। आई एम एसोसिएट डायरेक्टर इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेमाटो ऑन्कोलॉजी एट मैक्स हॉस्पिटल इन मोहाली and also the director of the Quantum Clinic, which is a cancer clinic in sector 80 मोहाली। और मेरे साथ हैं डॉक्टर श्वेता गुप्ता। डॉक्टर श्वेता is senior consultant in obstetrics gynecology and also consultant for gynae cancers, and so today both of us will be discussing the सर्वाइकल कैंसर। जैसे कि सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस के लिए ये एक वीक जो है डेडिकेटेड है, तो आज हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में कुछ जानकारी आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो सर्वाइकल कैंसर जो है बच्चेदानी जो यूट्रस जिसको बोलते हैं, यूट्रस का मुंह जो है उसको सर्विक्स बोलते हैं, उसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। इसके बारे में आज हम कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे और इसके बारे में अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। तो मैं डॉक्टर श्वेता से सबसे पहले पूछूंगा कि सर्वाइकल कैंसर इन जनरली किसको बोलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की। तो सर्विक्स जो ऑर्गन है वो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस को बोला जाता है। माउथ ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। तो इसी जगह के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर का नाम दिया गया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक सर्वाइकल स्पाइन के साथ, जो एक बोनी पार्ट है हमारी बॉडी का, बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो यूट्रस की माउथ की बात कर रहे हैं, सर्वाइकल सर्विक्स की बात कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर उसी ऑर्गन के कैंसर को बोला जाता है। तो अभी आप हमें ये बताएं कि जो सर्विक्स कैंसर है ये इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और ये किस एज ग्रुप में ज़्यादा जो है इसके होने के चांसेस हैं। कैंसर जो है एक इन्फेक्शन से होता है और उस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और उसे शॉर्ट में हम HPV कहते हैं। ये जो वायरस है ये हमें सेक्सुअल एक्टिविटी पे हर फीमेल के पास ये इन्फेक्शन हो जाती है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। जो इसका रिस्क फैक्टर ये है कि जब हम बिगिनिंग ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी एट टीन एज, अगर जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो वो गर्ल्स या वो लेडीज जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पे रहती हैं, इस कैंसर के होने की संभावना उनमें बढ़ जाती है। अगर नीचे की इन्फेक्शंस रहती हैं, लोअर पार्ट की इन्फेक्शन रहती हैं, जैसे वेजिनाइटिस रहता है, क्रोनिक वेजिनाइटिस हो जिसको लंबा लंबा समय तक इन्फेक्शन रहे, डिस्चार्ज रहे, तो वो एरिया उतना हेल्दी नहीं होता, तो वहाँ पे उसका रिस्क भी इस कैंसर के प्रति, उस फीमेल का रिस्क भी इस कैंसर के प्रति बढ़ जाता है। तीसरा है कि अगर जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे स्मोकिंग के इफेक्ट से उसका जो प्रोटेक्शन होता है उस लाइनिंग का इस वायरस के प्रति कम हो जाता है, तो वो लोग भी हाई रिस्क में आ जाते हैं इस कैंसर के लिए होने के लिए। अगर किसी के मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो वो लोग भी हाई रिस्क के लिए रहते हैं। और जो लोग अंडर स्ट्रेस रहते हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी है जिनकी, जो अपना खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर हाई रिस्क के लिए हाई रिस्क रहती हैं सर्वाइकल कैंसर होने के लिए। ज़्यादातर ये मिडिल एज वुमेन में होता है। 35 से लेके 45 साल की महिलाओं में ये कैंसर ज़्यादा मिलता है, लेकिन एक इसकी और पीक भी आती है जो कि है अराउंड 60 to 65 ईयर्स। ज़्यादातर ये 35 से 40 साल में मिलता है, बट 65 टू अराउंड एज में भी इस कैंसर को काफ़ी देखा गया है। सर्विक्स का जो कैंसर है ये बहुत कॉमन कैंसर है और हमारे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में भी अगर देखा जाए ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर, और ये दोनों टॉप कैंसर्स हैं महिलाओं में। तो इसके बारे में जागरूकता होना, अवेयरनेस होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। श्वेता ये बताएं कि आफ्टर रिस्क फैक्टर्स इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, ऐसे क्या सिम्टम्स हैं, पहचान चिन्ह हैं जिससे कि लोगों को पता लगे कि हाँ ये होने के चांसेस हैं और अब मेरे को अपनी जांच करनी चाहिए। कई बार तो ये बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब इसका कोई भी लक्षण नहीं होता,
कई बार जो सिम्टम्स होते हैं इतने सटल होते हैं कि आप आसानी से इसको मिस कर सकते हो। अगर आपको अपनी बॉडी में कोई भी चेंज लगती है या कोई ऐसी चेंज लगती है जो काफ़ी समय से है, तो आपको अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कोई भी चेंज आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अगर महीने के दिनों में आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग रहती है, ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग चलती है, या महीने के दिनों के बिना भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है, इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग जिसे हम कहते हैं, या फिर आपस में मिलने के बाद ब्लीडिंग हो, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, या फिर गंदा पानी या डिस्चार्ज चलता रहे और कोई भी एंटीबायोटिक के कोर्स से वो ठीक ना हो, तो इस तरह के जो लक्षण है ये इस बीमारी की तरफ भी इशारा करते हैं। या कई बार सिंपल आपको बैकएक रहती है, लोअर बैकएक, या पेल्विक एरिया में डिस्कम्फर्ट का रहना, या क्रोनिक थाई पेन होना, लेग पेन होना, तो ये भी सारे लक्षण रह सकते हैं पर्टिकुलर सर्वाइकल कैंसर में। या किसी भी तरह की चेंज, आपको भूख का कम लगना या वजन में कटौती होना, कम आप वजन लूज कर रहे हैं, आपका डाइट उतना ही है, तो ये सब भी लक्षण हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के। सो कोई भी सटल चेंज जो लंबे समय से आपकी बॉडी में चल रही है, तो आपको ये एक लक्षण हो सकती है सर्वाइकल कैंसर का। तो उसी समय आपने अपनी बॉडी को ध्यान देना है और अपने आप को गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है, सो दैट आप अपने आप को एग्जामिनेशन कराइए और जल्दी से जल्दी पता लगा सकते हैं कि कोई इस तरह की बीमारी तो नहीं चलती। अब हम ये बताएं कि कई कैंसर्स हैं जिनको हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसके एक्चुअली में सिम्टम्स पैदा होने से पहले अगर हम उनको डिटेक्शन कर लें यानी स्क्रीनिंग कर लें, तो भी हम उसको होने से रोक सकते हैं या उसको जल्दी डिटेक्ट करके जल्दी उसका इलाज कर सकते हैं। तो इसकी स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन के बारे में जानकारी दें। जैसे कोई भी कैंसर बॉडी में चल रहा है, तो सबसे पहले तो उसको कंट्रोल करने का तरीका यही है कि जल्दी से उसका पता लगा लिया जाए। सो अर्ली डिटेक्शन इज द की टू क्योर एनी कैंसर। सो पैप स्मीयर एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम इस बीमारी के चलने का, अगर हमारी बॉडी में चल भी रही है और हमें कोई सिम्टम भी नहीं है, फिर भी हम इससे पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंसर है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। सो हर सेक्सुअल लेडी जिसने भी सेक्सुअल डेब्यू किया है, HPV इन्फेक्शन उसको ज़रूर हो जाता है, लेकिन हमारी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो उसको रिकॉग्नाइज करती है और अपनी बॉडी से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को इरेडिकेट कर देती है। जब उस वायरस को काफ़ी समय मिल जाता है सर्वाइकल के सेल्स में रहने के लिए या उस लाइनिंग में रहने के लिए, तो वो काफ़ी लंबे समय तक रहते हुए उसमें कुछ ऐसी चेंजेस कर देता है कि वहाँ पे ये बीमारी हो जाती है। और जब तक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को इस बीमारी करने में कुछ महीने या कुछ साल लगते हैं। अगर ऐसे में आपने कभी भी पैप स्मीयर का एक टेस्ट कराया है, तो एटलीस्ट हमें ये पता चल जाता है कि उसमें इस तरह की कोई चेंज चल रही है और उसी चेंज के जिस तरह की भी वो चेंज है उसे उसी समय ट्रीट किया जा सकता है। सो पैप स्मीयर एक सिंपल सा टेस्ट है, हर गायनेकोलॉजिस्ट के पास ये अवेलेबल है। टेस्ट रिजल्ट्स सेम डे या अगले दिन आ जाते हैं। ये जो टेस्ट है आप कभी भी करा सकते हैं, बस सिर्फ आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज में ये टेस्ट नहीं होता, अदरवाइज ये कभी भी हो जाता है। और एक साल में एक बार आपको ये टेस्ट कराना है। सो पैप स्मीयर एक ऐसा टेस्ट है, अगर आपकी बॉडी में ये कैंसर चल रहा है और आपको अभी इससे कुछ सालों बाद इस कैंसर का पता चलने वाला है, तो ये टेस्ट आपको अभी बता देगा कि इस तरह की कोई चेंज आपकी बॉडी में हो रही है। सो पैप स्मीयर इज द टेस्ट जिससे हम इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। सर्विक्स कैंसर की अर्ली डिटेक्शन तो पॉसिबल है ही, इसके अलावा जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जिसकी वजह से सर्विक्स कैंसर बनता है, उसकी इन्फेक्शन को ही रोकने के लिए कुछ वैक्सीनेशन भी उपलब्ध हैं। डॉक्टर श्वेता, कुछ वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दें जिससे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को हम जो उसकी इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप सब व्यूअर्स जो भी इस इन्फॉर्मेशन को सुन रहे हैं, आप इसको सुनिए, समझिए और इस पे एक्ट भी कीजिए। सो हमारी बॉडी में हर तरह के ऑर्गन में कैंसर हो सकता है और
जो वैक्सीन है वो सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के लिए ही उपलब्ध है। सो ये जो वैक्सीन है, अगर हम इसको टाइमली लगवा लेते हैं, अपने आप को लगवा लेते हैं, अपने बच्चियों को लगवा लेते हैं, तो हमारी बॉडी में ये इम्यून सिस्टम जो है हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हम अपने आप को इस बड़ी बीमारी होने से बचा सकते हैं। सो सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीनेशन है वो इजीली अवेलेबल है। ज़्यादातर जो एज ग्रुप है इसे टीन एज में लगाया जाता है। 9 साल से ऊपर फीमेल्स को अप टू 26 ईयर की एज तक 3 डोजेस इस वैक्सीन की लगती हैं, लेकिन आप अप टू 45 इयर्स ऑफ एज तक भी इसको लगवा सकते हैं। आपको ज़्यादा जो बेनिफिट होने वाला है वो अप टू 26 की एज तक होता है। सो ये 2-3 तरह की वैक्सीन हमारे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल हैं। तीनों तरह के वैक्सीन इंडिया में भी अवेलेबल हैं और ये बहुत सारे कंट्रीज में तो ये वैक्सीन जो है मेल को भी लगाए जाते हैं, क्योंकि मेल में सर्विक्स तो नहीं होता, लेकिन ये बाकी कुछ और कैंसर जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करता है, जैसे फीमेल्स में ये और क्या करता है, एक तो सर्वाइकल कैंसर का करता है, वजाइनल कैंसर करता है, वल्वल कैंसर करता है और ओरल कैविटी के कैंसर भी करता है। तो एक बार जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको ये सारी प्रोटेक्शन उन कैंसर से भी मिल जाती है। और बहुत सारी कंट्री में तो ये बॉयज़ को भी लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो उनके पिनाइल कैंसर्स हैं, ओरल कैविटी के कैंसर्स हैं, उनके लिए भी ये प्रिवेंटिव है। सो ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। इट इज़ ईजिली अवेलेबल विद ऑल द गायनेकोलॉजिस्ट। ये तो हुई प्रिवेंशन की बात। अब अगर सर्विक्स कैंसर हो ही जाए, यानी कि अब किसी को फ्रैंकली कैंसर है, चाहे वो अर्ली स्टेज है चाहे वो एडवांस स्टेज है, तो उसको हम कैसे डायग्नोज करें, उसका कैसे हम इलाज करें। तो अंत में हम कुछ इसके इलाज के बारे में भी बात करना चाहेंगे। तो सर्विक्स कैंसर जो है, कोई महिला जब ये लक्षण के साथ आती है, ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है या बिना मेंस्ट्रुएशन के जो ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसकी कुछ जांच करते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट जो है जांच में को एक स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं कैंसर को, उसकी बायोप्सी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जांच है जिसमें रेडियोलॉजी टेस्ट हैं, जो सिंपल टेस्ट यानी जैसे अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है, MRI एब्डोमेन है और CT स्कैन्स और PET स्कैन्स हैं। इन सारे स्कैन्स के साथ हम उसकी जो एक्सटेंट है कि वो कैंसर बॉडी में कितना स्प्रेड है, ये सब जांच में देख सकते हैं। और बायोप्सी में ये प्रूव हो जाता है कि वो किस किस्म का सर्विक्स कैंसर है। तो एक बार जब ये हो जाए तो उसको कैसे उसको ट्रीट करना है, कौन उसको ट्रीट करता है, आइए इसके बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करें। एक बार जब हम डायग्नोज कर लेते हैं कि अब ये सर्वाइकल कैंसर बॉडी में शुरू हो गया है, तो कोई भी जो कैंसर है उसकी स्टेजेस होती हैं। सो सर्वाइकल कैंसर की भी 4 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3, 4, और या हम इसको बोलेंगे अर्ली स्टेज होती है और लेट स्टेज होती है। और किसी भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए 3 मोडेलिटीज हैं जो मेनली हमारे पास होती है। 1 इज सर्जरी, जिसे ऑपरेशन से हम ठीक करते हैं। सेकेंड जो है रेडिएशन, जिसे सिकाई करके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। एंड थर्ड इज द कीमोथेरेपी, जिसे मेडिसिन से कैंसर को ट्रीट किया जाता है। सो अगर तो हमने डायग्नोज किया और MRI की हेल्प से, PET स्कैन की हेल्प से, CT स्कैन की हेल्प से हमने देखा कि ये अर्ली स्टेज डिजीज है, तो हम उसमें सर्वाइकल उस तरह के उसमें सर्जरी को प्रेफर किया जाता है। लेकिन एक बार जब सर्विक्स से निकल के डिजीज मेटास्टाइज हो जाती है तो कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी की हेल्प ली जाती है। थैंक यू डॉक्टर श्वेता। सो इन शॉर्ट आपने ट्रीटमेंट के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी है। सो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि अर्ली स्टेजेस में सर्जरी से इसको क्योर किया जा सकता है, बट लेट स्टेजेस में मेनली रेडिएशन प्लस कीमोथेरेपी, पर अगर कहीं स्प्रेड हो जाए, स्टेज 4 हो जाए, तो सिर्फ कीमोथेरेपी का ही सहारा लेना पड़ता है। सो कैंसर ऐसी डिजीज है जिसको जितना जल्दी पकड़कर आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए, ट्रीटमेंट उतना ही आसान होता है। तो अर्ली डिटेक्शन और सर्विक्स कैंसर में तो प्रिवेंशन भी पॉसिबल है, वैक्सीनेशन पॉसिबल है। तो ये सब जानकारी मैं आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत जो है हेल्पफुल रहेगी। और प्लीज़ आप अपनी लाइफ में अगर किसी को कोई सिम्टम्स हैं तो उसको जल्दी आइडेंटिफाई करें। इसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन का भी सहारा लें। और कोई भी सिम्टम हो, कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें।
मैं भी एंड में यही कहना चाहूँगी कि पैप स्मीयर का टेस्ट एसिम्प्टोमेटिक वुमेन में किया जाता है। यहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं है। जो भी सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, उनको अपना पैप स्मीयर ज़रूर कराना चाहिए, चाहे उसको कोई भी सिम्टम नहीं है। सो पैप स्मीयर टेस्ट एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जो हेल्प करता है इस तरह की डेडली डिजीज़ को पहले डायग्नोज करने के लिए। एंड अपनी डॉटर्स को, अपने आप को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।